इन लोगों ने जो है वोट का भी ठेका ले लिया है और ये गांव में लोगों को चाहे डरा धमका के लेना हो, चाहे पैसों से हो, किसी भी तरीके से कोई भी ऑप्शन से अगर नेताजी के लिए वोट बटोरने की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं लोग करते हैं उनके लिए। और नारी वंदन की बड़ी बड़ी बातें आप विधानसभा से और देश के पवित्र मंदिर संसद से कर रहे हैं, वहीं आप महिलाओं की जो सुरक्षा है वो आपको दिखाई नहीं देती। उनकी पीड़ा, ना तो आपको पानी की पीड़ा उनकी कभी दिखाई दी, वो खेती कर रही हैं तो जंगली जानवर उनको नुकसान करे, ना वो दिखाई दी, और ना ठेके से जो उनको आए दिन झेलना पड़ रहा है, जो शराबी मंचले उनको वहाँ परेशान कर रहे हैं, ना तो वो कभी आपको ना दिखाई दिया, ना किसी ने आपको देखने दिया। तो मैम, जनता किस दिन जागरूक होगी, जनता किस दिन सोचेगी कि कौन सा नेता मेरे लिए सही है, जो मेरी मूलभूत जो सुविधाएं हैं या जो मूलभूत मेरी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करे। जंगली जानवर को ये कह रहे हैं कि हम जनता ही उनको आकर्षित कर रही है, उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, उनको खाने के लिए, उन पर अटैक करने के लिए चुन के जो विधानसभा में बातें कर रहे हैं, क्या वो आपके काम की बातें कर रहे हैं? क्या वो विकास के ऊपर बातें कर रहे हैं? क्या वो जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, क्या पानी के ऊपर उस विधानसभा में बात हो रही है? क्या जंगली जानवर जो अटैक कर रहे हैं उसकी बात हो रही है? नमस्कार, मैं हिमांशु नेगी स्वागत करता हूं आपका इनसाइड यू के एक नए पॉडकास्ट में। महिलाओं की भागीदारी राजनीति में सिर्फ चर्चा तक नहीं है, बल्कि हमारी ज़रूरत है। किसी ने सच ही कहा है कि शायद इस प्रदेश की महिलाओं का दर्द तभी समझा जा सकता है जब एक महिला यहाँ की महिलाओं का नेतृत्व करेगी। और आज हमारे बीच एक ऐसी ही महिला नेता हैं जिन्होंने न केवल चुनाव लड़ा है, बल्कि ज़मीनी तौर पर आवाज़ उठाने की हिम्मत भी की है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पुष्पा रावत जी की, जो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं। आज हम पुष्पा रावत जी से जानेंगे कि क्या एक आम चेहरा पर राजनीति में परिवर्तन ला सकता है। क्या बीते 25 वर्षों में इस प्रदेश को, इसके नागरिकों को वो सम्मान या वो अधिकार मिला है जिसके वो हकदार थे। क्या पुष्पा जी 2027 में एक बार फिर से चुनाव लड़ती हुई दिख सकती हैं, और अगर दिखेंगी तो क्या वो इंडिविजुअल चुनाव लड़ेंगी या किसी पार्टी के बैनर तले लड़ेंगे। ये सारे सवालों के जवाब हम आज जानेंगे पुष्पा रावत जी से। धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो आपका इनसाइड यू के एक अनदर पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, जो लोग आपको इस चैनल के थ्रू पहली बार देख रहे होंगे, मैं बस आपसे एक दरख्वास्त रखूँगा कि आप छोटा सा अपना एक ज़रा इंट्रो दे दें कि आपका राजनीतिक करियर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक भी चल रहा है। मेरा नाम पुष्पा रावत है और सन 2011 से ही मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ। और जब अन्ना जी का आंदोलन हुआ, वहाँ से मेरी जो राजनीति का जो नींव है उस आंदोलन से रखी गई। और अन्ना जी के आंदोलन के बाद, उसके बाद आपको पता ही है, पूरे देश को पता है कि आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। आम आदमी पार्टी में मैंने बतौर महिला प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम किया। पार्टी के लिए दिल्ली के अंदर भी काम किया, उत्तराखंड के अंदर भी काम किया। और उसके बाद मैं यहाँ से ग्राम प्रधान 2019 का चुनाव लड़ी। चुनाव लड़ने के बाद उसके बाद जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ी। बीच में मैं विधानसभा का चुनाव भी लड़ी और बहुत ही सामाजिक और आंदोलन में मेरा पार्टिसिपेशन रहा है। जैसे अन्ना आंदोलन के बाद जो उत्तराखंड के आंदोलन रहे हैं, चाहे वो अंकिता भंडारी का आंदोलन रहा हो या शराब के मुद्दे पे आंदोलन रहा हो, कोई सा भी ऐसा मुद्दा जो भू कानून का मुद्दा हो जो उत्तराखंड के दर्द को उखेरता हो, उस आंदोलन में मेरा पार्टिसिपेशन रहा है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उत्तराखंड के तमाम सारे मुद्दे पे मुखर होकर अपना जो मेरा पार्टिसिपेशन था वो मैंने दिया है ईमानदारी से। मैम, आम आदमी पार्टी में जब आप आई यहाँ पे, जब आपने जनता नगर लोकसभा से, जो आप जनता के विधानसभा से जो आपने विधायक का चुनाव लड़ा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ के बारे में बताइए कि आम आदमी पार्टी के बारे में जो आपने ज्वाइन किया और क्यों आपने उसको छोड़ा, उसके बारे में अगर आप बता सकें तो। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सन 2012 से ही मैं रही हूँ और एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारा डीएनए ही आम आदमी पार्टी से था। उसके बाद जब मैं 2017 में मैंने अपने प्रदेश में रिवर्स पलायन किया, तो फिर यहाँ पर आकर देखा कि मतलब उस मजबूती से हम, चूँकि दिल्ली का बहुत हस्तक्षेप होने के कारण हम उस तरीके से संगठनात्मक तरीके से आम आदमी पार्टी को यहाँ पे विकसित नहीं कर पाए। और उसके बाद जब मुझे लगा कि कोई एक्सेप्टेंस नहीं है पब्लिक की आम आदमी पार्टी की तरफ, तो मुझे लगा कि जब मैं अपने गांव गई तो मुझे लगा कि जब मैं छोटी सी थी तब भी यहाँ पानी की समस्या थी, और आज जब मैं यहाँ पे 2017 में जब मैं रिवर्स पलायन किया तब भी मैंने देखा कि वहाँ पे पानी की बहुत गहरी समस्या है। तो ये सारी चीज़ें देख के मुझे ये लगा कि
मुझे यहीं से गांव से ही शुरुआत करनी चाहिए। कुछ चेंज के लिए मुझे गांव से ही अपने स्तर पे, बजाय कि, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा से हमारी जो विचारधारा है वो नहीं मिलती थी, तो एक ऑप्शन के तौर पे मुझे जो पंचायत इलेक्शन है उसकी तरफ मेरा रुझान बढ़ा। और जब मैं वहाँ गई तो पानी एक मुख्य समस्या मेरे गांव की नहीं, अगल बगल के मेरे पूरे जो पट्टी है मेरी, उसमें एक पानी की समस्या मुख्य समस्या के रूप में मैंने देखा। और जब मैंने देखा तो मैंने उस पर बात करनी शुरू की और लोगों ने काफ़ी पसंद किया। उसके बाद मुझे निर्विरोध जो है प्रधान चुना गया ग्राम पंचायत कुरुन से। और मैं निर्विरोध प्रधान चुनने के बाद सबसे पहले मैंने जो है पानी के लिए भूख हड़ताल की, और नेशनल हाईवे पे मैंने ये भूख हड़ताल की थी, जिसके चलते जो है हमको आज पानी मिल रहा है गांव गांव में। हमारे हर घर नल जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चल गया था, 33 करोड़ रुपए की जो योजना थी वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई थी। तो जब इसको उजागर किया गया तो लोगों का, हमारे जो धरने पे जो महिलाएं हैं, जहाँ पहाड़ में ये था कि महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो जब उनको अपने इस हक के बारे में पता चला कि हमारा 33 करोड़ रुपए खाया जा रहा है और हम पानी के लिए इस तरीके से त्राहिमाम हो रही है, तो उनको ये समझ में आया कि एक लड़की जो वहाँ पे बैठी है वो कुछ भले की बात कर रही है और हमको उसको समर्थन देना चाहिए। और सभी वर्ग के लोगों ने और सभी पार्टी के लोगों ने उसका समर्थन किया, और वो लोग आए, धरने पे आए, जिसके चलते प्रशासन को झुकना पड़ा और हमको घर घर में जो जल जीवन मिशन का पानी है आज हमारे कुछ गाँवों में वो आने लगा है, और कहीं पे वो कार्य जो है प्रगति पे चल रहा है। मैम, पानी तो एक बहुत ही मूलभूत ज़रूरत है हर किसी की। जी। इतनी छोटी सी ज़रूरत को क्या आप ही देख पाए? क्या वहाँ के जो विधायक हैं, शायद दूसरी बार अभी वो विधायक हैं, मंत्री भी हैं, क्या उनको वो जो समस्या है वो नहीं दिखी? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो वहाँ के हमारे विधायक हैं वो शायद तीसरी बार के विधायक हैं और 2 बार सूबे के मंत्री रह चुके हैं। और जब हम ये लड़ाई लड़ रहे थे तो वो विदेश यात्रा पे थे, और उनके जो प्रतिनिधि के रूप में इस बात को सरकार तक हमने पहुंचाने की कोशिश की। और ये प्रश्न हर महिला के मन में था कि जो हमारे विधायक हैं उनके 25 वर्षों उपरांत भी यदि हम पानी की जैसे विकट समस्या के लिए, और वो भी तब जब देश के प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं धरातल पे लाने की बात कर रहे हैं और घर घर पानी पहुंचाने की बात कर रहे हैं, बावजूद उसके मेरे गांव प्यासे हैं, तो लोगों के मन में ये प्रश्न आया। जैसे आपने भी पूछा कि विधायक की क्या भूमिका रही इन सालों में, जबकि वो तो 15 सालों से यहाँ पर विधायक बन रहे हैं और 2 बार से मुख्यमंत्री मंत्री बने हैं, कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। उसके बावजूद भी उनके ही क्षेत्र की जनता पानी के लिए जो है त्राहिमाम कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रूप में मैं इसको देखती हूँ। परंतु मैं ये भी देखती हूँ कि जनता जब किसी ऐसे नेतृत्व को सराहती भी है, यदि अगर उनके मुद्दों पे किसी ने आवाज़ उठाई है और उस पर काम किया है, तो उसका रिजल्ट ये था कि मुझे 5000 मतों से मेरे को लोगों ने विजयी बनाया, और पूरे टिहरी डिस्ट्रिक्ट में 3333 की लीड से मैं जिला पंचायत सदस्य चुनी गई, जो कि पूरे टिहरी डिस्ट्रिक्ट का सबसे प्रथम रैंक रहा, और पूरे उत्तराखंड में मैं तीसरे नंबर पे थी। आपकी बातों से मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद है कि दिया तले अंधेरा। जी। अगर मंत्री जी इतना बड़ा ओहदा रखते हैं, शायद मुख्यमंत्री के बाद अभी वही हैं जो दूसरे सबसे बड़े स्थान पे आते हैं। संसदीय कार्य मंत्री का उनके पास भार है, अभी उन्हें स्वास्थ्य मंत्री भी दिया गया है, तो इतना वो चाहते तो शायद पानी तो उनके लिए बहुत छोटी सी समस्या है। तो क्या रीज़न है कि वो पहाड़ों में विकास नहीं करना चाहते? क्या उनका मन नहीं है पहाड़ों में विकास करने का? ये कहीं ना कहीं जो मैं सुबोध उनियाल जी की जो राजनीति को मैं समझी हूँ, वो कहीं ना कहीं चंद लोगों के जो कह सकते हैं आपकी जो ठेकेदार लॉबी है, उस पर कहीं ना कहीं मैं उनकी राजनीति को फंसा हुआ देखती हूँ, जो धरातल पे कुछ नहीं देख पाती या कुछ नहीं दिखाना चाहती। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगी, अभी हाल ही में मेरे यहाँ मंदिर में वो पूजा में आए थे, तो मैंने देखा कि उनके जो लोग थे, जो ठेकेदार लॉबी जिन्होंने आसपास में उनको घेरा हुआ था, तो मैंने देखा कि जो महिलाएं वहाँ पे बैठी थी, महिलाओं को उनके पास नहीं आने दिया। और जब मैंने महिलाओं से प्रश्न किया कि विधायक जी आए थे, आप अपनी समस्या कह सकते थे, आप क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि उन्हीं के लोगों ने उनको कह दिया कि अब आपका कोई काम नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ। तो कहीं ना कहीं जो जनता से वो गैप कर रहे हैं और जो
उनके ठेकेदार लॉबी के जो लोग हैं उनका उनके करीब आना और जनता से जो उनकी दूरी है, ये कहीं ना कहीं इन विकट समस्याओं की ओर उनको देखने ही नहीं देती। क्योंकि कहीं ना कहीं जो वोट है वो ये जो ठेकेदार हैं ये कहीं ना कहीं वोट के भी ठेकेदार बन चुके हैं और ये स्ट्रांग है। इस विधानसभा में सुबोध उनियाल जी ने इनको कहीं ना कहीं विकसित करने का कार्य किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इन लोगों ने जो है वोट का भी ठेका ले लिया है और ये गांव में लोगों को चाहे डरा धमका के लेना हो, चाहे पैसों से हो, किसी भी तरीके से कोई भी ऑप्शन से अगर नेताजी के लिए वोट बटोरने की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं ये लोग करते हैं उनके लिए। और आप देख रहे हैं कि वो 3 बार से जो है चुनाव जीत रहे हैं, कभी भारी अंतर से जीत रहे हैं तो कभी कम अंतर से जीत रहे हैं, पर जीत रहे हैं। तो ये बड़ा फैक्टर मैं देखती हूँ कि वो कहीं ना कहीं जो पानी की समस्या है वो कभी नहीं देख पाए, वो उस मुरारी नगर देवप्रयाग की उस समस्या को नहीं देख पाए जहाँ हमारी महिला सुरक्षा प्रभावित हो रही है। आप लाख चाहे बोल लीजिए कि आप राजस्व ले रहे हैं ठेके से, आपको राजस्व आ रहा है, पर आप अपनी इज्जत को, अपनी महिलाओं, जहां नारी वंदन की बात कर रहे हैं, 33% आरक्षण लाने की आप बात कर रहे हैं, वहीं आप नारी वंदन की बड़ी बड़ी बातें आप विधानसभा से और देश के पवित्र मंदिर संसद से कर रहे हैं, वहीं आप महिलाओं की जो सुरक्षा है वो आपको दिखाई नहीं देती। उनकी पीड़ा, ना तो आपको पानी की पीड़ा उनकी कभी दिखाई दी, वो खेती कर रही हैं तो जंगली जानवर उनको नुकसान कर रहे हैं, ना वो दिखाई दी, और ना ठेके से जो उनको आए दिन झेलना पड़ रहा है, जो शराबी मंचले उनको वहाँ परेशान कर रहे हैं, ना तो वो कभी आपको ना दिखाई दिया, ना किसी ने आपको देखने दिया। और हमारे जैसे लोग जो दिखाना चाहते हैं उन्हें, तो उसको राजनीति का जामा पहना दिया जाता है। ये कह दिया जाता है कि ये तो राजनीति कर रहे हैं, ये तो चुनाव लड़ने, इनकी तो विधानसभा की ख्वाहिश है, ये विधानसभा लड़ने के लिए कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी कमी और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, और एक महिला होने के नाते बहुत ही पीड़ा के साथ इस बात को मुझे कहना पड़ रहा है। अभी महिलाओं के ऊपर जो जंगली जानवरों का हमला हो रहा था, तो मंत्री जी का तो बयान आता है कि कहीं ना कहीं जंगली जानवरों को महिलाएं ही अपनी तरफ आकर्षित करी, क्योंकि वो उनके पास जा ही क्यों रही हैं। तो ये बयान क्या आपको लगता है कि सही है एक मंत्री के से देना? मैं वही कह रही हूँ कि एक मंत्री के जो बयान होते हैं वो बहुत जिम्मेदारी से उनके बयान होने चाहिए, और उस तरीके से होने चाहिए कि महिला को या उनकी जनता को लगे कि हमारा जो नेता चुन के जिसको विधानसभा में भेजा है वो कुछ बात रख रहा है। यदि वो वन मंत्री है तो वो क्या जिम्मेदारी से वन के हिसाब से बात कर रहा है, या वन विभाग के ऊपर बात कर रहा है, या उनकी समस्याओं के ऊपर बात कर रहा है, तो वो जिम्मेदारी की कभी कहीं ना कहीं मुझे कमी उनके अंदर दिखाई देती है। वो शायद इसलिए ये कि वो कहीं ना कहीं डाउन टू अर्थ जो है, एक जनता से डायरेक्ट जुड़ा हुआ जो नेता होता है, वो कहीं ना कहीं उनकी कमी जो है वो इस तरीके से उनको जो बयान है उनके बयानों में और उनके एटीट्यूड में कहीं ना कहीं वो दिखाई देता है। तो मैम, जनता किस दिन जागरूक होगी? जनता किस दिन सोचेगी कि कौन सा नेता मेरे लिए सही है, जो मेरी मूलभूत जो सुविधाएं हैं या जो मूलभूत मेरी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करे? देखिए, प्रयास तो सभी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सभी जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपने अपने हिसाब से लोगों में एक जागरूकता का काम कर रहे हैं, और जो निर्दलीय लोग भी हैं, जो किसी पार्टी से नहीं भी हैं, जैसे मेरे जैसे लोग, अन्य लोग भी अपने अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। अब अंतोगत्वा तो सब कुछ हमारे हाथ में भी नहीं है, ये जनता के ऊपर भी है कि कौन, आप किसको चुन रहे हैं। उनको चुन रहे हैं कि जो 25 सालों से जिन्होंने आज भी आपको गर्त में ढकेलने का कार्य किया है, जिन्होंने आज भी अस्पताल के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, बस उसके टॉयलेट उनको दिखाई देते हैं कि खराब है, टॉयलेट के खराब होने के रील्स बनाए जाते हैं, परंतु उसका जो सिस्टम खराब है वो सिस्टम नहीं दिखाई देता है ना। जो जंगली जानवर को ये कह रहे हैं कि हम, जनता ही उनको आकर्षित कर रही है, उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, उनको खाने के लिए, उन पे अटैक करने के लिए। और अन्य भी, बंशीधर भगत जी का बयान आप देखें तो आए दिन कितने भद्दे भद्दे और कैसे असंसदीय शब्दों का प्रयोग हमने उस पवित्र मंदिर में, विधानसभा में भेजा है। तो ये तो जनता के हाथ में है कि हम चुने हुए अपने जो विधायक गण हैं वो चुन के जो विधानसभा में बातें कर रहे हैं, क्या वो आपके काम की बातें कर रहे हैं? क्या वो विकास के ऊपर बातें कर रहे हैं? क्या वो जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, क्या पानी के ऊपर उस विधानसभा में बात हो रही है? क्या जंगली जानवर जो अटैक कर रहे हैं उसकी बात हो रही है? क्या स्वास्थ्य जैसी जो चरमराई हुई व्यवस्था है उस पर बात हो रही है?
बात हो रही है इन सारे जो भी आधारभूत हमारी समस्याएं हैं, हमारे मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है उस पर बात हो रही है या सिर्फ राजनीति हो रही है, ये तो उनको समझना है कि जो उनके लोग ये कह रहे हैं कि आपको फ्री का जो राशन है वो नहीं मिलेगा, जो आपको ये डराया धमकाया जा रहा है कि आपको जो पेंशन मिल रही है, जो किसान सम्मान निधि मिल रही है, वो आपको नहीं मिलेगी। तो ये जो जब तक जनता के अंदर ये डर है पॉलिसियों का, उस पॉलिसी के खो जाने का, जबकि वो जनता को ये समझना पड़ेगा कि असली पॉलिसी उनकी तब है जब उनको अच्छे अस्पताल मिलेंगे, उसमें उनको फ्री का इलाज मिलेगा, डॉक्टर टाइम पे मिलेंगे। हमारे जो डॉक्टर टाइम ना मिलने से, इलाज ना मिलने से हमारे लोगों की जो जान जा रही है, हमारी जो महिला हैं जो रास्ते में ही दम तोड़ देती है सही इलाज ना मिलने के कारण, जब तक उनको सही इलाज नहीं मिलेगा, सही शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छे स्कूल नहीं मिलेंगे, पानी नहीं मिलेगा, तब तक ये उनकी पॉलिसियां हैं। इन पॉलिसियों पे बात होनी चाहिए, ना कि ये जो डर उनके अंदर है कि राशन कैसे मिलेगा फ्री का, ये कहीं ना कहीं उनको अपने मन से भगाना पड़ेगा, तभी सही मायनों में जो है एक बदलाव उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। मैम, जैसे आप स्वास्थ्य की और शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो मैम पहाड़ तो इन दोनों चीजों से वंचित है, और पहाड़ का जो पलायन हो रहा है, सही यही दो सबसे बड़े कारण है, क्योंकि आदमी को शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए तो कहीं ना कहीं आना ही पड़ेगा, और उसके लिए ही वो पलायन कर रहा है। तो क्या मैम ये आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि आप अगर आते हैं, कुछ आपके पास ऐसा ब्लू प्रिंट मैप है कि पहाड़ से रिवर्स लाइन करने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं वहां पे, चाहे शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, सबसे पहले तो यही दो चीजें होती है। तो इनके ऊपर काम करने का कुछ आपके पास ब्लू प्रिंट है जो जनता के बीच आप जाके बता सके कि हमारी अगर सरकार आती है तो हम आपको ये प्रोवाइड करा सकते हैं? जी बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं कि ब्लूप्रिंट के साथ कोई भी सरकार को जो है आज कहीं ना कहीं इस ब्लूप्रिंट की कमी के कारण ही हम जो बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की, कि पहाड़ जो है, डॉक्टर जो है पहाड़ नहीं चाहिए, उसकी वजह क्या है, इसके ऊपर किसी के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि एक तरफ जब आप समस्या बताते हैं तो समाधान भी दूसरे हाथ में आपके होना चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ कि जब आप पानी ऐसी एक समस्या है जो तुरंत आधारभूत समस्या की अगर बात करें तो पानी एक ऐसी समस्या है जिसका तुरंत निपटान चाहिए, इसके लिए आप बाहर भी नहीं जा सकते। तो वो आपको जो बचे हुए लोग हैं उनको कैसे बचाना है, उस गाँव के अंदर सबसे पहले तो जो पानी के ऊपर हमको काम करना पड़ेगा, और पानी के ऊपर काम करने के लिए तमाम सारी चीजें हैं, चाहे वाटर लिफ्टिंग है, चाहे हमारे छोटे छोटे जो हम वनीकरण से अपने जो स्रोत है उनको रिचार्ज करने की बात है, तो वो सारे सोलर प्लांट आजकल हो रहे हैं। सारे प्लांटों अगर सही नियत से और जो निर्धारित बजट है उसको अगर धरातल पे लाए जाए तो निश्चित तौर पे जो हमारा पानी की क्राइसिस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। 98% बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर 2% की बात अगर हम छूटे तो मैं 98% कह रही हूँ कि मेरे पहाड़ में जो पानी की समस्या है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और गंगा भगीरथी को, अलकनंदा को गाँव में लाने में कामयाब होंगे। हमने गाढ़ गदेरे को गाँव के अंदर ही संरक्षित करने में कामयाब होंगे। दूसरी बात जो पहाड़ पे बात हो रही है कि आप डॉक्टर को पहाड़ नहीं चढ़ा पाते, तो मेरे कहने का मतलब है कि कितने ही लोग पहाड़ के बच्चे हैं जो डॉक्टर बन पा रहे हैं या एमबीबीएस जैसी डिग्री ले पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो गरीब है ना, नहीं उनको पास इतना पैसा है, इतनी महंगी उनकी पढ़ाई कर रही है। तो आप कुछ ऐसा प्लान क्यों नहीं लेके आता है कि आप उनके लिए वो शिक्षा फ्री करिए और उनके साथ बॉन्ड करिए कि आप इस शिक्षा को ग्रहण करके यही अपनी जो सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, वो आप यहीं के लोगों को, पहाड़ के लोगों को ले देंगे। तो ये कहीं ना कहीं अपने मैनिफेस्टो पे और कहीं ना कहीं इनको अपने ब्लूप्रिंट में सरकार को, कोई भी सरकार जो उत्तराखंड की हिमायती बनने की बात कर रही है और उत्तराखंड में 2027 में सरकार बनाने की बात कर रही है, सबसे पहले इस पे बात होनी चाहिए कि जो पहाड़ पे डॉक्टर कैसे चढ़ाए जाए। हरीश रावत जी ने भी समय समय पे इस पे बात की है, मुख्यमंत्री जी के भी मैं समय समय पे बात हर कोई करता है, पर उस पर काम कोई नहीं कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर इस पे काम किया जाए, पहाड़ के बच्चों को अगर एमबीबीएस फ्री में कराया जाए तो निश्चित तौर पर उनके साथ एक बॉन्ड साइन होगा और वहीं के बच्चे जो है डॉक्टर भी बनेंगे हमारे बच्चे, और हमारे लोगों को, हमारे अस्पतालों को सेवाएं भी मिलेगी। स्कूल की अगर बात आ जाए तो पलायन की मार जो स्कूल झेल रहे हैं, जो जैसे मैं अपनी पट्टी का आपको बताऊं, अपने गाँव का बताऊं, वहां कोई पलायन नहीं है और वहां भी तो स्कूल अच्छे नहीं। तो जो स्कूल है भी उनको भी तो आप अच्छा नहीं कर रहे। मैं पिछले 2019 से जब ग्राम प्रधान थी तब भी मैंने सदन में ये बात उठाई, तब मैं जिला पंचायत हूँ, 2 बार मेरे सदन लग चुके, सदन और पत्राचार में किसी कमी नहीं छोड़ी, और बार बार इस बात को कह रही हूँ कि कभी भी
छत जो है टूट के बच्चों के ऊपर गिर सकती है, कोई भी हमारे बच्चों को जान माल की हानि हो सकती है। आप उसको ठीक कर दीजिए, स्कूल को बना दीजिए, पर अभी तक जो है वो फाइलें इधर से उधर घूम रही है, इधर से उधर घूम रही है। मैं ये कह रही हूँ कि हमारे क्षेत्र के लोगों को हमारा विधायक मंत्री बन जाए, हमारा विधायक मुख्यमंत्री बन जाए, बहुत अच्छी बात है, पर हमको क्या फायदा मिलता है उसका तो हमें बेनिफिट भी मिलना चाहिए, तब तो हमें लगे कि हमारा विधायक जो है मुख्यमंत्री है, मंत्री है, हमें उसका फायदा मिला। तो वो जो फायदा हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो शिक्षा के ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। ठीक है, जहाँ पे पलायन हो गया, जहाँ 4 बच्चे हैं वहां आप स्कूल नहीं दे पा रहे, पर मीलों दूर चल के कोई 4 किलोमीटर अगर दूसरी जगह जहाँ स्कूल अवेलेबल है वहां जा रहा है, तो कम से कम वहां तो उसकी आप स्थिति ठीक करिए। और बजट होने के बाद शिक्षा का बजट होने के बाद भी आप उस पर खर्च नहीं कर रहे हैं, और फाइलों में आप कह रहे हैं कि हमने इतने करोड़, जैसे 4 करोड़ का मेरे ही यहाँ उन्होंने बोल दिया है कि 4 करोड़ का इसको ठीक करने के लिए, मरम्मत के लिए 4 करोड़ रुपए, तो वो 4 करोड़ अभी तक वो फाइलों में ही घूम रहे, अभी तक गाँव में पहुंचे नहीं। तो ये थोड़ा दुर्भाग्य है कि जो बात आप कह रहे हैं कथनी करनी में आपकी अंतर नहीं होना चाहिए। जो कह दिया उसको करके दिखाइए, इतना सा करिए पर करिए, बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। मैम, अगर ट्रिपल इंजन होने के बाद भी काम नहीं हो रहा है तो कब ये सरकार काम करेगी? ट्रिपल इंजन मुझे तो लगता है 4 इंजन की है। अब तो पंचायत के जो पंचायत अध्यक्ष हैं वो भी इनके पास, नगर निगम के मेयर भी इनके पास है, विधानसभा के लोग इनके पास है, संसद पूरी इनके पास है। तो प्रधानमंत्री इनके, सीएम इनके, अध्यक्ष इनके, मेयर इनके, 4 इंजन की सरकार चल रही है। अब पता नहीं कौन सा इंजन लगना बाकी है। अभी मैम महिला सुरक्षा के बारे में बात हुई थी, तो कुछ दिन पहले ही संसद में महिला अधिनियम जो पास हुआ था, तो एक तरफ तो बीजेपी जो है महिलाओं के लिए आरक्षण की बातें करती है, दूसरी जो बात है यहाँ पे एक बेटी अंकिता भंडारी उस पर नहीं मिलता है। तो ये दोगलापन है, ये चुनाव के लिए जुमला है जो जनता के लिए बेमानी है। अगर आप सच में चाहते हैं कि 33% आरक्षण आना चाहिए, तो सबसे पहले आपको कौन रोक रहा है? आप अपनी पार्टी में कर दीजिए, आप अपनी पार्टी में लेके आइए। अगर आपको कांग्रेस नहीं करने दे रही है, अन्य दल आपको रोक रहे हैं, तो आप अपनी पार्टी में कर दीजिए। 70 में से आप 25-26 सीटें आरक्षण कर दीजिए, चीफ मिनिस्टर बना दीजिए किसी महिला को। अगर आपको लगता है आपने स्पीकर को बना दिया महिला, तो आप चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बना सकते महिला? आपने 7 महिलाएं मैं देखती हूँ विधायक के तौर पे, और एक उसमें से मंत्री के तौर पे रेखा आर्य जो है, जो कि आरक्षण से भी मंत्री बनी है। तो आप 33% की बात कर रहे हैं, 33% के हिसाब से 25 महिलाएं विधायक होनी चाहिए हमारे स्टेट में, और दे रहे हैं आप 7, और आप नकली मशाल जुलूस निकाल के, आपको क्या लगता है कि आप महिलाओं को बेवकूफ बना लेंगे? आप ये दिखाने में कामयाब हो जाएंगे कि अन्य दल इसको नहीं चाहते और आप सबसे बड़े महिलाओं के हितैषी हैं। तो मैं महिलाओं के हितैषी तब इनको मानूं जब ये खुद अपनी पार्टी में जो है 33% महिलाओं को सीटें दे, तब सही मायने में नारी बंधन की ये बात करें, वरना सारी बातें बेमानी है। आपने जो क्लॉज लगा दिया कि परिसीमन करेंगे, और जो 2023 में जो आया उस वक्त का जो था, जो पास किया गया था, तो उस वक्त ही आप उसी क्लॉज के साथ ही इसको आज ले आते अगर आपकी नियत ठीक होती तो आप तो पहले वही मुकर गए। तो ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि आप महिलाओं के हितैषी सिर्फ दिखना चाहते हैं, आप अच्छा दिखना चाहते हैं पर अच्छा बनना नहीं चाहते। तो ये महिलाओं को भी देखना होगा कि कोई उनका सगा नहीं है, सब जो है महिला की सम्मान की बातें करते हैं, पर समानता कोई नहीं देता। जिन 7 महिलाओं की आपने बात की है जो भी करंट में विधायक है, तो अंकिता भंडारी जब ये पूरा मामला हुआ तो इसमें तो किसी एक का भी बयान नहीं आया। तो पार्टी ने क्या उन्हें कुछ बयान देने से मना किया है, या अपनी किसी की कोई राय नहीं होती जो कोई दे सकता है बीजेपी के खिलाफ? आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये कहीं ना कहीं ये बात मैं भी सोचती हूँ कि जब 33% आरक्षण आता है, और वाकई में अगर 25 विधायक जब मेरे राज्य से चुन की जाएगी, और जब अंकिता भंडारी जैसे इतनी बड़ा हत्याकांड हो जाता है, उस पूरे उत्तराखंड के झकझोर देने वाली जो घटना हो जाती है, उसके बाद भी ये 7 विधायक जो कि महिला थे, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। आज वो ये देख रहे हैं कि मैं नेता हूँ,
मैं भाजपा के नेता हूँ तो हमें अपने नेताओं के पक्ष में रहना है, अपनी पार्टी के पक्ष में रहना है, हमें महिला के पक्ष में नहीं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सोचने वाली बात मेरे लिए खुद भी है, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ। और ये बड़ा दुख होता है कि जब चुने हुए, भले ही वो 7 महीने हैं, पर विधानसभा जैसे पवित्र मंदिर में जहाँ महिलाओं के हक की बात होती है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनते हैं, आप वहां पर चुप थी, आप वहां पे नहीं बोली, क्योंकि अंकिता भंडारी आपकी बेटी नहीं थी। आप ये मानते हैं नहीं इस प्रदेश को, और इस प्रदेश की बेटियों को अपनी बेटी मानने के लिए तैयार है। तो ये कहीं ना कहीं जनता को भी देखना होगा कि आप देखो उसी लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो वहां से बीजेपी जीत। तो हम तो दोनों ही चीज में अगर इसको देखेंगे, क्योंकि ना तो नेता उस पर सीरियस दिखाई दी, ना जनता ने जवाब दिया। मैं इसीलिए बोल रहा था कि जनता का जागरूक होना शायद बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और जो नेता लोग हैं उनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनका नेतृत्व जो कर रहे हैं उनको सही दिशा में उनको लेके जाना बहुत जरूरी है, और उनको सही बात कहनी बहुत जरूरी है, बजाय ये सोच के कि मेरा वोट बैंक कहाँ, मेरा हित कहाँ सब रहा है, मुझे उस हिसाब से बात करनी नहीं। आप सही बात कीजिए। अगर आज लोग आपका विरोध करेंगे पर जो सही बात है वो सही, आज विरोध करेंगे पर जो सही होगा कल वो आपको मानेंगे। पर मैंने स्टार्टिंग में बात कही थी कि एक महिला ही महिला का दर्द सुन सकती है, और महिलाओं का जिस दिन नेतृत्व तो महिला करेगी उस दिन शायद ये प्रदेश कहीं ना कहीं आगे जा सकता है। तो इसमें आप बिलीव करती हैं? ये आप पश्चिम बंगाल का इसका सबसे बड़ा मैं उदाहरण देखती हूँ जो भारत की राजनीति में है। तो इससे बड़ा उदाहरण पश्चिम बंगाल में जिस तरह एक महिला के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल चल रहा है, और सभी जाति के सभी वर्ग के लोग उनको अपना समर्थन देते हैं। और आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल में अगर वाकई में कुछ जो इस बात पे इत्तेफाक नहीं रखते या इस बात का विरोध करते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी है वो किसी आतंकवादी से कम नहीं है, जो लोगों का एक वो है। पर आप वहां के लोगों से पूछिए, वहां की महिलाओं से पूछिए, वहां का जो वोट ऑफ परसेंटेज है 52% महिलाओं का, वो क्यों ममता बनर्जी के साथ जाता है और वन साइडेड जाता है। पुरुषों का तो जाता ही जाता है, तो महिलाओं का जो वन साइडेड जाता है, तो कहीं ना कहीं वहां की पॉलिसी देखने की जरूरत है कि क्यों महिलाएं उसे हमें पसंद कर रही है। तो निश्चित तौर पे अगर महिलाओं का नेतृत्व मिलता है तो मुझे लगता है कि एक अनुशासन की तरफ हम बढ़ेंगे, और कोई भी चीज अब अनुशासन में चलती है। अगर आप महिलाओं को नेतृत्व देंगे तो जिस तरीके से वो घर को अपने अनुशासन में चलाती है, बाय नेचर है, ये नेचुरली उसके नेचर में है, उसके एटीट्यूड में है कि उसको बहुत ही अनुशासन से हर चीज को चलाना होता है। तो महिलाओं का अगर नेतृत्व मिलेगा तो मेरा जो प्रदेश है वो भी महिला प्रधान राज्य है। और आप देख रहे हैं कि महिला क्राइम में सबसे नंबर 1 पे है, जो यहाँ के भाजपा की नेत्री वो कहती जो दिखाई पड़ रही है कि महिलाओं की तादाद यहाँ बहुत ज्यादा है, इसलिए महिला क्राइम है। तो ये वो कहने वाली भी एक महिला है। तो मैं इसलिए बार बार कहती हूँ कि जब महिलाएं ये सोचने लग जाएंगी हम किसी पार्टी की महिलाएं हैं या हम तो सिर्फ नेता हैं और हमें अपने नेताओं की पैरवी करनी है, अपने मुंह को सी लेना है, यहाँ कर उनके नेतृत्व से तो कुछ नहीं होना है। पर अगर महिलाओं की अगर नेतृत्व की बात करें तो निश्चित तौर पे महिला प्रधान राज्य होगी, और महिलाओं का जो वोटर परसेंट हमारे, क्योंकि पुरुष तो कहीं ना कहीं पलायन कर चुका है, तो जो महिलाओं का वोटर परसेंट भी अच्छा खासा है, निर्णायक भूमिका में, तो महिलाओं को यहाँ नेतृत्व मिलना चाहिए। क्योंकि 25 साल में बिना महिला के नेतृत्व में आपने देखा 25 वर्षों में कोई ऐसा काम तो हो नहीं पाया जो हम गिनवा सके कि ये फलाने चीफ मिनिस्टर के दौर में या उनके पार्टी की सरकार में ये काम हुआ हो। तो एक महिला को मौका मिलना चाहिए, परिवर्तन हो सकता है कि परिवर्तन मैं 25 साल में तो मैं बहुत चीजें मिली है, जैसे खनन में मिला हुआ है, शराब माफिया में मिले हुए, दुनिया भर के आंदोलन में मिले हुए, तो ये क्या कम है क्या? हाँ, ये कम तो नहीं है, सड़कों पे बैठने के लिए काफी है। और सड़कों पे बैठने के लिए मजबूर आज इस सरकार ने हमें सड़क पे बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। आप देखिए मेरा खुद जो शराब का आंदोलन था जिसमें मैं चीख चीख के कह रही हूँ कि मैं खुद एक महिला प्रतिनिधि हूँ और मैं महिलाओं की अगर आवाज नहीं उठाऊंगी तो कहीं ना कहीं बेईमानी है। ये कहीं ना कहीं मेरे लिए मैं एक बेईमान नेता कहलाऊंगी अगर मैं महिलाओं की जेनुइन आवाज अगर नहीं उठाऊंगी। तो मैं ये चीज 35 दिन का मेरा जो धरना चला
और उस 35 दिन के अंदर लोगों ने उसमें इतने षड्यंत्र करे, इतने आरोप लगाए, इतनी बातें कही, और जो मूल समस्या है वो देखने की किसी ने कोशिश नहीं की। हर किसी ने जो है यही सोचा कि कहीं पुष्पा रावत जैसे पानी के धरने पर बैठी थी, उसको जन समर्थन मिला और उस 5,000 वोट बटोर के ले गई, तो कहीं ना कहीं शराब अगर उसने बंद करा दी तो कहीं विधायक न बन गई। तो ये संकीर्ण मानसिकता उस प्रदेश में हो रही है जहां हमारे चीफ मिनिस्टर साहब नकली मशाल निकालकर नारे बंधन करने की बात करते हैं। तो हम इसके इस नेतृत्व के देखते हुए क्या हम ये देखें कि 27 में आप इस चुनाव का जो बिल्कुल बन रहा है इसमें आपकी भागीदारी होगी? देखिए, ये तो वक्त बताएगा, मेरी पार्टी बताएगी। और इससे पर मैं एक और आप चीज जानना चाह रहा था कि अगर होता है आपका चुनाव लड़ने का पार्टी बोल रहे तो इंडिविजुअल होगा या आप स्वाभिमान मोर्चा से नगर सीट पर जो होगी वहां पे प्रत्याशी दिखेंगे? ये बिल्कुल निश्चित, मैं स्वाभिमान मोर्चा से हूँ और बॉबी पवार हमारे अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में स्वाभिमान मोर्चा चल रहा है। और जो भी आगे का जो भी डिसीजन होगा 2027 को लेकर कि हमें समर्थन की ओर जाना चाहिए या चुनाव लड़ने की ओर जाना चाहिए, वो सारे जो है हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, उनके ही नेतृत्व में जैसा कहा जाएगा वैसा किया जाएगा। अगर आपकी शेर से मैं बोलता हूँ, बीजेपी कांग्रेस तो चुनाव लड़ेगी, तो सब अगर ऐसा होता है कि स्वाभिमान मोर्चा भी चुनाव लड़ता है और यूकेडी भी चुनाव लड़ता है, तो फायदा तो ना यूकेडी का होगा ना स्वाभिमान मोर्चा का, फायदा किसी और का होगा। जो आपका विजन है दोनों का एक ही है, तो क्या ऐसा होगा कि आप दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि अगर साथ नहीं लड़ेंगे तो शायद कोई और है जो फायदा ले जाएगा और आपका जो बातें हैं शायद वो फिर से 5 साल के लिए कहीं ना कहीं गायब भी हो जाएगा। तो क्या होगा कि स्वाभिमान मोर्चा और यूकेडी एक साथ अलायंस बना सकते हैं? बिल्कुल अलायंस करना चाहिए, और स्वाभिमान मोर्चा ने कभी भी अलायंस करने के लिए मना नहीं किया है। जो हमारे अध्यक्ष जी हैं बॉबी पवार, उन्होंने हमेशा ही जो है अलायंस के पक्ष में बात की है। उन्होंने कहा कि हमें भाजपा को रोकने के लिए अलायंस में जाना चाहिए, और सभी जो क्षेत्रीय दल है, छोटी मोटी बड़ी पार्टियां हैं, जो भी लगता है कि भाजपा को रोकने के लिए जो भी सटीक कदम है उसको उठाना चाहिए, तो अलायंस में जाने की बात तो हमेशा स्वाभिमान मोर्चे के तरफ से उठती रही है। अगर नहीं होती है तो वो यूकेडी की तरफ से हमेशा ये रहा है कि हम अलायंस में जुड़ जाएंगे। कहा जाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो क्या आपको लग रहा है कि इस समय परिवर्तन जो है उत्तराखंड है यहाँ की जो राजनीति है उसमें आएगा? लोग कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के किसी अन्य दल पे अपना विश्वास दिखाएंगे, परिवर्तन लाएंगे? देखिए, ये तो भविष्य की घटना है, हम तुमको प्रयास कर सकते हैं, और मैं ये देख रही हूँ कि सभी छोटे मोटे दल अपने अपने प्रयास में है, निर्दलीय जो लोग हैं वो भी अपने प्रयास में है। तो ये भविष्य के घटना है कि ये जनता जनार्दन है, जिसको चाहे पलकों पे बिठा दे, जिसको चाहे जमीन पे बैठा दे। अगर आप अपनी विधानसभा से आ जाती हैं तो क्या कुछ आपके पास ऐसा एक रोड मैप होगा जो पहाड़ों की संस्कृति है उसको ठेस पहुंचाए बिना वहां पर डेवलपमेंट हो जाए, पहाड़ की संस्कृति भी बचे रहे और साथ ही वहां पर कुछ ऐसा काम किया जाए जो उनके डेवलपमेंट में हिस्सेदारी होगी? ये बिल्कुल सबसे अच्छी आपने बात कही कि संस्कृति, अगर हमारी संस्कृति आज बची होती तो इतने वन कटान नहीं होते। एक समय पे हमारी संस्कृति होती थी कि हम पेड़ों की पूजा करते थे, तो आज जो अत्यधिक ये जो दोहन है और ये अत्यधिक विकास के कारण आप देखेंगे ऑल वेदर रोड की मांग सबसे ज्यादा मेरी विधानसभा झेल रही है, और रेलवे इनका प्रोजेक्ट जो है वो भी हमारे विधानसभा में सबसे ज्यादा सफल हो रही है, जो ऋषिकेश कलेक्टर जी, वो कहीं ना कहीं संस्कृति का कहीं ना कहीं कमी जो भी है, जो बैकफुट पे आई है संस्कृति, उसके कारण आप देखेंगे कि हम लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। कोई आपने देखा होगा कि कैसी कोई आवाजें उठी कि नहीं होना चाहिए, या अगर ऑल वेदर रोड आ गई तो रेल लाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो इतनी ज्यादा जो है पेड़ कट गए, फिर पेड़ कटने के बाद जो ये नियम था कि पेड़ नहीं लगाए जाएंगे, वो नहीं लगाए गए, और आपने देखा होगा कि जो जैसे तोता घाटी जैसी जो घाटी थी वो ऐसी कमजोर घाटी हो गई, संवेदनशील जगह में हर किसी आंधी हवा से भी जो है हिलने लग गई थी, तो कितने लोग उसमें मारे गए।
तो उसको अब जो है सीमेंट से जो है उसको रॉक को जो है हार्ड करने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें तो कभी कोई पेड़ पौधे आएंगे नहीं। तो ये सारी चीजें जो है ये कहीं ना कहीं हम खो रहे हैं, और ये हमारी संस्कृति में प्रत्यक्ष रूप से जो है प्रभाव डालने का कार्य कर रही है। और जो लोग यहाँ की हरियाली देखने आते थे, जो यहाँ की बारिश को एंजॉय करने आते थे, यहाँ बर्फ देखने आते थे, अब बर्फ देखने आते बर्फ ही नहीं मिलती लोगों को। तो ये कहीं ना कहीं जो परिवर्तन क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो उसका एक बहुत बड़ा जो अत्यधिक हमने विकास के चक्कर में दोहन करने का कार्य किया, ये वो चीज है और ये सरकार को लिमिटेड करनी चाहिए। जो आपने कहा कि पेड़ जितने करते हैं उतने लगने भी चाहिए, वो लगे तो है लेकिन वो सिर्फ कागजों पे लगे हुए हैं, वो जमीनी तौर पर तो कहीं पे लगे नहीं। जो भी उसका बजट था वो भी शायद कहीं ना कहीं चला गया। तो सरकार के हाथ में होने के बावजूद भी सरकार ने बातों पर क्यों ध्यान नहीं दे रही? सरकार को क्यों ध्यान नहीं देगी? सरकार को उससे पैसा मिल रहा है, तो सरकार तो अंधी हो चुकी है, उसको तो दिखाई देता नहीं। कभी उसके आप देखा होगा हर वर्ग का आदमी जो है सड़कों पर है, तो सरकार को पैसा दिख रहा है क्योंकि उनको लग रहा है अल्टीमेटली पैसों से उन्होंने चुनाव जीतना है, इसलिए वो अपने खनन को बचाने का कार्य कर रही है, उसमें मोटा पैसा मिल रहा है। अपने शराब के ठेके को बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसमें मोटा पैसा मिल रहा है। और विकास के नाम पे जो ये रेल लाई जा रही है और वेदर लाई जा रही है, ये तमाम सारी चीजों में जो है पैसा जो दिखाई दे रहा है इनको, वो सारी चीजें जो है इनको लगता है कि इसी से ही हमें सत्ता में हमें आना है और ये बड़ा फैक्टर है, इसलिए उनको वो चीज दिखाई देती है और बाकी चीजें वो देखना ही नहीं चाहते। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं यही बात है मैम। बीजेपी तो 2-3 बार से सरकार में है ही, कांग्रेस का विलय, जो कांग्रेस का पतन होने का रीजन क्या हो सकता है इसमें? मेरा तो सबसे बड़ा पतन जो है ये मानती हूँ कि जब परिवारवाद ज्यादा हावी हो जाता है और जो नेतृत्व कर रहा है पार्टी का, वो ये सोचने की बजाय कि पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए और घर घर अपने कार्यकर्ताओं में वो भाजपा की भ्रष्ट पॉलिसियां कैसे जनता को उन पॉलिसियों के बारे में बताया जाए कि ये पॉलिसियां आपके हित में नहीं है या ये भ्रष्ट हो चुकी है, तो वो जन जन तक पहुंचाने वाले जो चीज है वो जब खत्म होने की कगार पे आ जाए, वो ये सोचने लग जाए कि मेरी बेटी विधायक बन जाए या मेरा बेटा सांसद बन जाए, तो इसको मैं पतन के रूप में देखती हूँ कांग्रेस के। कहीं इसका एक कारण ये भी तो नहीं है कि जो आधी से ज्यादा जो कैबिनेट है वो सारे पूर्व में कांग्रेसी है? नहीं, मैंने ये बताया कि वो तो जो थे वो तो ये आगा चला तो चला रहता है, ये आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी में भी चले, और जो लोग बच गए जो अभी नेतृत्व कर रहे हैं वो तो कम से कम अपने विजन को क्लियर करें, वो तो संजीवनी देने का काम करे कि जो आज बैकफुट पे कांग्रेस आ गई इसको आगे कैसे ले जाएगा, जो चले गए वो चले गए। एक मजबूत विपक्ष बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक अच्छी सरकार चलाने। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस वो काम ही नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा। बहुत सही आपने ये बात कही कि एक जो मजबूत विपक्ष है वो कहीं ना कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। यही कारण है कि विधानसभा में इतनी अनाप शनाप बातें जो सत्ता पक्ष की ओर से देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उस पे सिर्फ खाली ड्रामा करते हुए दिखाई तो देती है। अब जैसे आप देखेंगे कि सदन में चले गया और सारे बैठ गए वहां कंबल लेके बैठ गए, उसका फायदा आप बता दीजिए उसका क्या फायदा हुआ? आपने इतने यूथ की बात, आपका जो ये पेपर लीक वाला जो मामला है, ये उस तरीके से विधानसभा में जैसे उठना चाहिए वो उस तरीके से नहीं उठ पाया, उस तरीके से बातें नहीं हो पा रही है वहां पे। तो ये कहीं ना कहीं जो चीजें हैं कमी, जो एक मजबूत विपक्ष के रूप में जो एक मैं कमी देखती हूँ वो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है। और विधानसभा के बाहर अगर आप आ जाइए, जैसे आप मेरी विधानसभा में देख लीजिए कि पानी की इतनी बड़ी क्राइसिस थी, तो कांग्रेस ने इतने समय से ये पानी की क्राइसिस क्यों नहीं देखी? चलो सत्ता पक्ष ने तो अभी हमने देख लिया कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि को नहीं दिखाई दी क्योंकि उनको तो ठेकेदारी दिखाई देते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो विपक्ष की राजनीति कर रहे थे पूर्व विधायक गोपाल रावत जी, उनको भी नहीं दिखाई दी है ये दिक्कत, तो उनको भी नहीं दिखाई दी। तो ये कहीं ना कहीं आसपास की विधानसभा में मैं देखती हूँ, एक मेरे यहाँ नहीं, जहां भी कांग्रेस के जो अपने आप को प्रत्याशी मानते हैं या विधायक की दौड़ में दिखाई दे रहे, वो भी जो लोकल मुद्दे हैं उसको नहीं उठाते। वो क्यों? जनता के मन से जो डर है 5 किलो राशन वाला वो निकालने में कामयाब नहीं, क्यों मेहनत करता हुआ मुझे कांग्रेस का कार्यकर्ता ये दिखाई नहीं देता कि वो धूप में मेहनत कर रहा है या वो घर घर जाके जो है
भाजपा की जो है भ्रष्ट पॉलिसी को बताने का कार्य करना है। तो ये कहीं ना कहीं मजबूत जो विपक्ष नहीं है उसकी कमियां गांव गांव के धरातल पे भी दिखाई पड़ रही है और विधानसभा में भी पड़ रही है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि भाजपा इस प्रदेश के अंदर हावी हो रही है। जो गैरसैंण में स्थायी राजनीति नहीं है, शायद उसका कारण कांग्रेस भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने इतना सक्षम विपक्ष के रूप में काम नहीं किया है कि भाजपा को घुटने टेकने में मजबूर कर सके कि पहाड़ों में ही राजनीति बनाई जाए, ये राजधानी वहां पे बनाई जाए। वही तो आप देखिए ना कि गैरसैंण की बात को हर कोई करना चाहता है, पर आज उसको जो है पिकनिक का हब बना दिया और जनता खुद गैरसैंण की जो जनता है वो खुद भाजपा को जिता रही है। विडंबना देखिए इस प्रदेश की, ये जहां बातें ये कही जा रही है कि गैरसैंण 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 राजनीति हो राजधानी होनी चाहिए, वो राजधानी ना होकर के राजनीति का अड्डा बन चुकी है। हर कोई गैरसैंण पे राजनीति करना चाहता है, पर कोई दिल से नहीं चाहता है कि गैरसैंण राजधानी बनानी चाहिए। वरना आज हमारे प्रदेश में ये नहीं कहा जा रहा होता कि हमारे पास अस्थायी राजधानी है। अगर मैं विधानसभा की बात करूं, नगर विधानसभा की, तो उसमें क्या मेजर आपको चीजें लगती है जिनकी बहुत छोटी चीजें हैं पर उनकी कमियां हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता चुकी हूँ, बार बार इस चीज को अपने इंटरव्यू में बोल रही हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं वो दिखाई देती है। और आप कभी धरातल पे कभी देखेंगे तो पानी एक मुख्य समस्या के रूप में मैं देखती हूँ, और बावजूद उसके कि गाढ़ गहरे होने के बाद, गंगा नदी होने के बाद भी आज भी हमारे लोग जो है सर पे सवाल करने के लिए मजबूर है, और जो धारे हमारे सूखते जा रहे हैं उनकी कतार लगी हुई है। ये इसका मुख्य कारण है कि जो पॉलिसियां लाई जा रही है वो इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही है। तो पानी का एक जो मुख्य कारण है मैं यहाँ पर दिखाई दे रही है समस्या के रूप में। दूसरी समस्या के रूप में मैं देखती हूँ कि जो आज किसानी करना चाहता है, बागवानी करना चाहता है, वहां पर रहकर गेहूं अनाज बोना चाहता है, आज ना तो उसके लिए सिंचाई के लिए उसको पानी है, पीने के लिए हम बोल रहे हैं कि पानी बड़ी समस्या है। तो सिंचाई के लिए तो मुझे लगता है सिंचाई विभाग तो कुंभकर्ण की नींद, वैसे तो सारे विभाग कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, पर वो थोड़ा बहुत कभी जाग जाते हैं। पर सिंचाई वाला विभाग तो इतना निकम्मा विभाग है कि वो जागने के लिए तैयार नहीं है। सिंचाई का पैसा कहाँ जाता है? हरिद्वार के अलावा मुझे नहीं लगता कि जो सिंचाई विभाग है पहाड़ों पे कहीं काम करता है, और कहीं थोड़ा बहुत दिखावे के लिए करता है तो वो घूल बनाने जैसी घूल बना के दिखाने का काम करता है कि हमने घूल बना दी, पर उस घूल में पानी कहाँ से आया? आपने घूल तो बना दी और करोड़ों का जो बजट है वो ठिकाने लगा दिया, पर उसके लिए पानी कहाँ से आएगा ये आपके पास इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं। तो जहां आज उत्तराखंड पीने के पानी के लिए अपने संघर्ष कर रहा हो, वहां सिंचाई के ख्वाब देखना मुझे लगता है ये बड़ी बात हो जाती है। पीने का पानी पहले आ जाए फिर हम लोग अपने खेतों में करेंगे। तो एक दूसरी मुख्य समस्या कह रहा हूँ। तीसरी मुख्य समस्या जो फिर भी बरसात पर निर्भर है, जो जैसे मेरे यहाँ आप देखेंगे दाल घाटी के नाम से मशहूर है, तो बरसात पे हमारी जो खेती निर्भर है उसको बचाने के लिए बंदर लंगूर आज हमारी खेती को गांव में आकर उसको नष्ट कर रहे हैं। बच्चे रात में जो है वो जंगली जानवर जो है आज भी झंगोर जो हमारे यहाँ बोई जाती है आज जी, तो रात को लोगों को जो है ना वो लगाना पड़ता है। जैसे वार्ड सिस्टम होता है ना कि एक कैनोपी लगा के वहां पे एक पहरेदारी करनी पड़ती है। तो किसान क्या करता है, रात भर वहां पे पहरेदारी करता रहता है और हाली बजाता रहता है, आवाज देता रहता है ताकि सुअर आके जंगली जानवर जो है उसको नुकसान न करे। तो उसको बचाने के लिए जो चकबंदी जैसी चीजें आपने नहीं की, घेरबाड़ आपने जो करनी चाहिए वो घेरबाड़ नहीं करते, और वन विभाग घेरबाड़ के नाम पे जो आपको सुविधा देने की बात कर रहा है उसमें वो कहता है कि हम आपको घेरबाड़ के लिए एंगल तो दे देंगे लोगों के, पर हम आपको मजदूरी नहीं दे पाएंगे, आपको सीमेंट नहीं दे पाएंगे। अब आप बताइए कि उस घेरबाड़ का हम क्या करें जब आप हमको मजदूरी भी नहीं देंगे? चलो ठीक है, वो तो किसान श्रमदान कर लेगा, वो भी करवा लेंगे। आप कहते हैं कि जी हम सीमेंट भी नहीं देंगे। तो ये तमाम सारी आपकी जो पॉलिसी है इसको बनाता कौन है? ये पहाड़ के हित में कोई पॉलिसी नहीं बन रही है। ये सबसे ज्यादा मुझे कहीं ना कहीं खाती है बात कि एसी में बैठ के आप इतनी घटिया पॉलिसी बनाते हैं। उन गांव का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, गांव के ग्राम प्रधान है, उनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं उन पॉलिसी में। आप उनसे तो पूछ लो क्या पॉलिसी होनी चाहिए, कैसे किसने ये इतनी घटिया पॉलिसी बना दी कि
आप घेर बाढ़ के लिए सिर्फ दिखा रहे हैं कि हाँ हम पे है पॉलिसी, लोग ही नहीं करना चाह रहे। अरे लोग कैसे करेंगे? आप नहीं, उनके पास इतना पैसा कि 50 नाली के चेक पे सीमेंट लगाने का पैसा नहीं है, लाखों रुपए का पैसा लगता है, नहीं है पैसा उनके। तो आप जब या तो आप पॉलिसी बना रहे हैं तो सारी चीजें ध्यान में रख के बनाइए, पूरा प्रॉपर पॉलिसी आप दीजिए। ये नहीं कि हम आधा सामान देंगे आधा नहीं देंगे, तो उससे आपकी जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं किसी काम की नहीं हो। तो ये ठीक करने की जरूरत है। और चकबंदी अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी है। अगर चकबंदी जैसी चीजें आती है तो निश्चित तौर पे जो समस्या है ये जंगली जानवर वाली, मुझे लगता है 80% उसका सुधार हो जाएगा। जमीनी तौर पर शायद सुविधा इसलिए नहीं मिल पाती है कि जो प्रतिनिधि होते हैं वो 5 साल बाद आते हैं, तब तक सारी समस्याएं भूल चुके होते हैं। क्योंकि मैंने ऐसा नेता ऐसे विधायक नहीं देखा है जो कंटिन्यूसली विधायक जो उनका एरिया है वहां जाए और जो समस्या है उनको सुने। उसका कारण यही है, मैंने ये बताया कि जो भी लोग हैं वो विधायक निधि तक उनकी सोच जो है सिर्फ इतनी है कि मेरे को विधायक से विधायक निधि मिली, तो वो बिल्कुल मुंह अपना बंद करता है, जनता की बात नेता तक पहुंचाता ही नहीं कि समस्या क्या है, चाहिए क्या है। वो इसलिए चुप रहता है कि मुझे मेरे 7 लाख की जो 10 लाख की मुझे विधायक निधि नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें कटौती ना हो जाए, मैं कमाने से कहीं ना कहीं पीछे न रहता। तो ये सारी चीजें जो है ये कमी उस नेतृत्व की भी है जो गांव से शुरू हुई है। तो उनको भी कहीं ना कहीं ये कि विधायक निधि तो मिली नहीं, पर इतना आपको वो करने की जरूरत नहीं कि आप जनता की पूरी तरीके से अनदेखी करें। तो विधायक भी विधायक निधि तक सीमित रही है, उसको भी लग रहा है कि मैंने फलाने गाँव में 7 लाख 10 लाख दे दिए तो मैंने तो विकास कर दिए, अब नहीं मिल रहा पानी तो ना मिले, कोई दिक्कत ही नहीं है। जंगली जानवर परेशान कर रहे हैं तो करते रहे, मैं तो 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कई बार तो मैं पैसा केवल कागजों तक ही सीमित रहता है, वो धरातल पे आता ही नहीं है। विधायक निधि बहुत बार ऐसी होती है कि इतनी खर्ची नहीं हो पाती। अब जैसे मेरे गाँव में आप देखिए, क्योंकि मैं उस गाँव से हूँ तो वहाँ कभी विधायक निधि काफी सालों से उस गाँव में विधायक निधि नहीं थी, और एक कितने गाँव ऐसे जिन्होंने आज तक सांसद निधि भी नहीं देखी। मैं देखती हूँ कहीं पे भी सांसद निधि का बोर्ड मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। वो सांसद निधि कहाँ जाती है ये भी नहीं। वो सांसद निधि में दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे हमारी महारानी जी का अभी मैं न्यूज में देख रही थी, तो दूसरे स्टेट में दूसरे प्रदेशों में शायद उसके बाद भी लगातार जीत रही है बिना संघर्ष के। और बॉबी पवार जैसे संघर्षशील आदमी हार जा रहा है। जो पलायन है उसका शायद सबसे बड़ा कारण स्वरोजगार भी हो सकता है। तो सरकार कुछ जो ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाती है जो पहाड़ों के लोगों के लिए स्वरोजगार बनाए, ताकि पहाड़ के लोग पहाड़ों में ही रह के अपना जीवन यापन करें, उन्हें पलायन करने है। ऐसा अगर हो जाएगा तो फिर नेता बर्बादी की कगार पे नहीं आ जाएगी। अगर ये सब चीज उन्हें दिखने लगेगा जिस दिन, तो सब कुछ अच्छा नहीं हो जाएगा उत्तराखंड में, और सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो फिर वो कहाँ से चुने जाएंगे? फिर तो अच्छे नेता ही चुने जाएंगे। तो ये सिर्फ परिकल्पना अभी इस दौर में जो अभी चल रहा है, ये सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं, इसको परिकल्पना कर सकते हैं कि ऐसा उत्तराखंड हमारा होना चाहिए। स्वरोजगार से जुड़ने की आप बात करें तो कोरोना में सबसे ज्यादा इनकी पोल पट्टी खुल जाती है। स्वरोजगार की इतनी बड़ी बड़ी बातें जो उन्होंने कही कि इतने बड़े बड़े बैंक के लोन लाने की इन्होंने बात कही कि हम आओ आप स्वरोजगार के लिए लोन करो, और जब लोन करने आदमी जाता है तो तमाम इतने सारे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दे पाते, वो डॉक्यूमेंट्स ही फुलफिल नहीं कर पाता है, तो कौन स्वरोजगार करेगा? और जो करता भी है आप उसको जो अधिग्रहण के नाम पे कितने ही उन्होंने लोगों के जो है स्वरोजगार पे चोट पहुंचाने की कार्य करते। तो ये सब मैं कह रही हूँ कल्पना करने की बातें हैं, पर धरातल के लेना देना कुछ नहीं। तो सरकार यही चाहती है कि पलायन होता रहे और उनकी जो रोटियां वो सीखती रहे। पहाड़ लोगों को ये हम अपने ही प्रदेश में माइनॉरिटी बनने वाले हैं, तो ये नहीं दिखाई देता कि ये सब चीजें होने से पहाड़ की सीटें कम होंगी, और प्लेन्स की बढ़ने से एक दिन मुख्यमंत्री भी प्लेन्स का होगा, पहाड़ का नहीं। उस दिन शायद वो मेरी दर्शन। मैम, स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर बात हुई थी, लेकिन अभी एक प्रकरण सामने आया है कि महीने में केवल 2 ही दिन जो है गर्भवती महिलाओं का जो होगा वो अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, लेकिन उसमें भी शर्तें क्या हैं कि सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए वो फ्री होगा, बाकी कोई अन्य महिला हो या पुरुष हो अगर वो आता है तो उसे 680 रुपये का शुल्क जो है वो अदा करना पड़ेगा। तो क्या लगता है आपको कि 2 दिन काफ़ी है एक पूरे एरिया के लिए उस अल्ट्रासाउंड के लिए?
देखिए, ये जो आप बता रहे हैं, ये जो न्यूज़ है, ये मेरे क्षेत्र में जो बागी हॉस्पिटल है, जो काफ़ी समय से जो है संघर्ष कर रहा है कि उपजिला अस्पताल बन जाए। तो वहाँ पे अभी सुबोध उनियाल जी स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद वहाँ पे उसका निरीक्षण करने भी आए। तो जिसके बाद से ये अनाउंस हुआ कि महीने में 2 बार जो है अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं वहाँ पे मरीज़ ले सकते हैं, और जिसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको निःशुल्क है, और बाकी जो आम लोग हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनके लिए 680 रुपये उसमें शुल्क किया है। तो मैं ये देखती हूँ कि 2 दिन ही आप महीने में 2 दिन, वो भी जब आपको विनोद कंडारी जो देवप्रयाग के विधायक हैं, उन्होंने आपको ज्ञापन दिया और कहा कि यात्रा खुलने वाली है, यात्रियों के मद्देनज़र रखते हुए हमें अल्ट्रासाउंड मशीन की सुविधाएं देनी है, तो आपने तब ये एक्शन लिया, वो भी महीने में 2 दिन का। तो हम डिमांड क्या कर रहे हैं, बात परमानेंट सॉल्यूशन की हो रही है, और आप 2 दिन में ही अगर अभी कह रहे हैं कि हमने ही किया है जो किया है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमें परमानेंट सॉल्यूशन की ओर बढ़ना है, ना कि सिर्फ ये कि 2 दिन हमको मिल जाए। तो मुझे लगता है कि 1 साल का पर्याप्त समय है, और 1 साल में ये दिया जाएगा। और जो कंडारी जी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने यात्रियों की सुध तो ली, पर जो उनकी विधानसभा के लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, उनकी सुध आज तक उन्होंने नहीं ली। पर जब यात्रा का सीज़न आने लगा तो उनकी चिंता उनको सताने भी लगी, जो कि स्वाभाविक ही है, कहीं ना यात्रा से भी सरकार को बेनिफिट मिलता है, पर हम लोगों से तो उनको लगता है कि जा ही रहा है, आ कुछ नहीं रहा है, जबकि ये तो जनता के टैक्स के पैसों से ही सब कुछ सुविधाएं हमको मिलती है, चाहे वो अस्पताल में दवाई की सुविधाएं हों, अल्ट्रासाउंड मशीन की निःशुल्क सुविधाएं हों, बहुत से राज्यों में मिल रही है, मेरे राज्य में भी मिलनी चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप 5 किलो का राशन जहाँ जैसी पॉलिसी यहाँ दे रहे हैं, तो वहाँ आपको सबके लिए इसको निःशुल्क करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस आपके चैनल के माध्यम से मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से ये अपील करना चाहूँगी कि आप इसको सबके लिए निःशुल्क करें, और जो आपने समय महीने में 2 दिन किए वो परमानेंट सॉल्यूशन हो, परमानेंट रहे, परमानेंट सुविधा मेरे लोगों को मिले, और सिर्फ यात्रियों, ये नहीं कि यात्रा सीजन तक रहे, जैसी यात्रा हो गई, जैसे कि आपको हवाला दिया गया यात्रियों का, तो वो ना होके इसको परमानेंट आप अपने मूल निवासियों के लिए, जो क्षेत्र आपका पालकोट पट्टी, आपकी खास पट्टी और आपकी भरपूर पट्टी, जो डायरेक्ट यहाँ से सुविधा ले सकती है, तो आपको उसके विचार करना चाहिए और इसको परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। क्योंकि मैम देखा जाता है कि पहाड़ों में और दुर्गम क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये ईजिली अवेलेबल नहीं रहता है। तो हम भी सरकार से ये दरख्वास्त करेंगे कि ये सुविधाएं जल्दी से जल्दी परमानेंट हो जाए जी। दूसरी बात, मैं देखा था कि आप शराब के ठेकों के खिलाफ काफ़ी आंदोलन करती रहती हैं। रिसेंट में आपका एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था, आपको शायद उसमें कुछ आश्वासन भी दिया गया था, तो आपको क्या लगता है कि आश्वासन पूरा होगा? देखिए, आश्वासन तो हमको किससे नहीं मिला, हम जिसके पास गए सबने हमको आश्वासन सकारात्मक रूप में दिया। मैं निकिता खंडेलवाल जो हमारी टिहरी डिस्ट्रिक्ट की जिलाधिकारी हैं, उनसे भी मिली, और वो भी एक महिला है। तो मैंने उनको समझाया कि ये जो आपका ठेका है, ये कहीं ना कहीं हमारी महिला सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है। एसडीएम जो वहाँ की महिला है, और जो डिस्ट्रिक्ट की एसएसपी हैं, वो भी एक महिला है, तो तमाम, मैं भी एक महिला हूँ, और जो मेरी जिलाध्यक्ष हैं वो भी एक महिला है, और ये सारी महिला मिलके जो टिहरी में जो बनी हुई है, पद पे बनी है, चाहे निर्वाचित होके बनी है, चाहे डीएम के एसडीएम के रूप में बनी है, एसएसपी के रूप में बनी है, अगर वही अगर महिला सुरक्षा को नहीं देख पा रही है, जिस महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस पे भी है और सरकार पे भी है, और जो बड़ी बड़ी बातें करती है, और वो उनको अगर ये चीज़ें अगर नहीं दिखाई देती, तो ये तो सारी बातें बेमानी है। तो उन्होंने भी मुझे, डीएम ने भी मुझे ये आश्वासन दिया था कि मैंने पहले भी बहुत से डिस्ट्रिक्ट में ये जहाँ वो कार्यरत रहीं, वहाँ भी उन्होंने ये करा था। वो कह रही थी सीधे तौर पे, उन्होंने कहा कि वो जन विरोध नहीं चाहती हैं, और वाकई में अगर महिला सुरक्षा प्रभावित हो रही है तो मैं इसको यहाँ से शिफ्ट कर दूँगी। उसके बाद उन्होंने एसडीएम को बोला, तो एसडीएम ने भी कुछ जगह उसका रिपोर्ट तैयार की जहाँ उसको शिफ्ट होना था। उसके बाद शिफ्ट होने के बाद मैं दोबारा मजिस्ट्रेट साहिबा से मिली और उनसे अपील की कि अब आप इसका अनुमोदन कर दीजिए। उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला कि मैं इसका अब अनुमोदन कर दूंगी। अनुमोदन
उस बोलने के बाद उसके बाद ना तो उन्होंने कहा मैं आपको फ़ोन करूँगी, ना तो मेरे पास फ़ोन आया। उसके बाद क्या उन पे दबाव पड़ा या उनका मूड क्यों स्विंग हो गया, क्यों चेंज हो गया, ये तो वही बता सकती हैं कि किस दबाव में आके उन्होंने आगे हमारा जो प्रोसेस था इस ठेके को हटाने का वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं डीएम साहिबा ने जो हमको आश्वासन दिया था उनसे भी अपील करूंगी कि अपने जो अनुमोदन का उन्होंने हमको आश्वासन दिया था वो भी करें। उसके बाद जब मैं एसएसपी से मिली, मैंने बताया कि वहाँ पे जो है लोग अश्लील हरकतें कर रहे हैं और खुद जो ठेके का मालिक है गौरव डोभाल और सीता देवी, ये जो रामराज की बात करते हैं और सीता देवी से शराब बिकवाते हैं, ये वो लोग हैं। और उनकी ही सीता देवी और गौरव डोभाल के जो लोग वहाँ पे उनके जो नौकर हैं जो शराब वहाँ पे बेचते हैं, तो वो लोग खुद महिलाओं के साथ वहाँ पे अभद्रता करते हुए और अश्लीलता करते हुए पाए गए हैं। मैंने उनको बोला आप सीसीटीवी कैमरा लगाइए, आप सच देखिए, आप हमारी बातों में राजनीति ढूंढ सकती हैं, परंतु जब आप सीसीटीवी लगाएंगे तो आपको सच पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया जो कि मुझे नहीं लगता उनको देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जब आपके साथ बदतमीज़ी हो रही हो या फिर खुले में दारू पी जा रही हो तो आप खुद वीडियो बना लीजिए और मुझे वीडियो देना और मैं जो है ना चालान काटूंगी। तो मुझे ये बात ऐसी लगी कि मतलब किसी महिला के साथ कुछ अनहोनी हो रही होगी और खुदा ना खास्ता उसके साथ रेप जैसी घटना जहां हमारी महिला क्राइम के नंबर 1 पे हम लोग हैं, तो वहाँ आप कह रहे हैं कि पहले हम वीडियो बनाएं तब आप उसका संज्ञान लेंगे, जबकि कानून ये कहता है कि जो महिला कहती है यथावत आपको उसके कहने पे प्रथम रिपोर्ट जो है दर्ज करनी है। और वहीं आप ठेके के मालिक सीता देवी और गौरव डोभाल को बचाती हुई पुलिस नजर आ रही है और जो आपका मिशन प्रहार है, जिस मिशन को आपको महिला सुरक्षा के लिए करना है, उस मिशन प्रहार पे आप खुद ही प्रहार कर रहे हैं। और मैंने ये कहा कि आपको इसके महिलाओं को खुद अब सुरक्षा अपने हाथ में लेनी पड़ेगी और मिशन प्रहार जो है अब आपको महिलाओं को सिखाना पड़ेगा। तो ये जो मित्र पुलिस की जो मित्रता है वो सरकार के साथ तो दिखाई देती है, पर जिस जनता के लिए और जिस महिला के सुरक्षा के लिए उनको तैनात किया गया है वो मिशन के नाम पे तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है कि हम मिशन प्रहार चला रहे हैं, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हैं, पर असल में जब बात आती है तो सारे लोग मुकर जाते हैं। तीसरा जब आश्वासन आता है सुबोध उनियाल जी, जो कि मेरे क्षेत्र में एक मंदिर की पूजा थी हमारी कुलदेवी की, तो वहाँ पर वो आए थे और वहाँ के क्षेत्र पंचायत जी ने उनको ज्ञापन सौंपा और उनको बताया कि भैया क्षेत्र की महिलाएं बहुत दिक्कत में हैं और आप ठेके की पैरवी करिए, जितने मर्जी ठेके खोलने खोलिए, पर आप हमारी जो इज्जत जो है उसको दाव पे नहीं लगा सकते। और वो महिला जिन्होंने आपको वोट देके 4 बार से आपको विधायक बनाए और 2 बार से आपको मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि आप धरना स्थगित कर दीजिए, आप धरना तोड़ दीजिए, उसके बाद आप टेबल टॉक के लिए हमें आमंत्रित किया गया, आप आइएगा और इस पर विचार किया जाएगा, क्या जो इसका प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। पर उस बात को भी आज 15 दिन हो गए हैं और 15 दिन में अभी तक उनके जो प्रतिनिधि है उनसे हमने संपर्क किया कि मंत्री जी ने कहा था कि 4-5 दिन के अंदर आप टेबल टॉक के लिए हमें आमंत्रित करेंगे। तो अभी इस तरीके की चीज़ें ये बताया गया कि अभी वो बहुत मशरूफ़ हैं और बहुत अभी नए नए वो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, तो अभी वो बहुत बिजी है, ये हमें बताया गया। पर उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि निश्चित हमारी जो मांगे वो पूरी होगी। अगर नहीं होगी तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, हर उस आदमी को भुगतना पड़ेगा जिसने हमें आश्वासन दिया है और उसको पूरा नहीं किया। मैम, जो आप बोल रहे हैं कि आजकल नए नए मंत्री जी बने हैं, नया नया उन्हें भार मिला है, तो वो एक्चुअल में काम हो रहा है या फिर अपनी वाहवाही लूटी जा रही है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअल में काम तब हम कहें जब जनता ये कहना शुरू कर दे कि अब हमको स्वास्थ्य की अगर बात करें, अभी उसी पे बात चल रही है कि हमको परमानेंट इलाज अब हमको मिल रहा है या हमको दवाई फ्री मिल रही है। अब जैसे आप देखेंगे गजा का उदाहरण मैं आपको दूंगी कि वहाँ पे फर्स्ट एड की भी सुविधा नहीं है। बिल्कुल। तो मंत्री जी ने अभी मुझे नहीं लगता वहाँ का निरीक्षण किया होगा, तो जब वो देहरादून में निरीक्षण करते हैं क्योंकि देहरादून में उनका घर है और वहीं अपना विधानसभा जिनको उनको अपने घर की प्राथमिकता पे लेना चाहिए था, जिस घर से वो चुन के जाते हैं और जिनके लोगों को जनता उनको आशीर्वाद देती है, उस घर में कहीं ना कहीं वो निरीक्षण क्यों नहीं कर रहे, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कौन उनको गाइड कर रहा है, कौन उनको क्या बता रहा है।
तो उनको गजा का हाल देखना चाहिए कि जहाँ फर्स्ट एड की भी सुविधा वहाँ नहीं है। और एक बार का तो वहाँ पे न्यूज़ देखने को आई थी कि बगल में ही, हॉस्पिटल के बगल में खाई में गाड़ी गिर गई थी और उस गाड़ी में जो लोग उस घटना में जिन लोगों को चोटिल हुए थे उनको इलाज के लिए टिहरी ले जाया गया। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात हो नहीं सकती। और मुझे लगता है कि तब वो वन मंत्री थे और विधायक थे, तो तब के जो धन सिंह रावत जी जो मंत्री थे शायद उनकी नहीं सुनते थे, पर अब खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो मुझे लगता है अब तो उनको उप जिला चिकित्सालय उसको घोषित कर देना चाहिए, और सिर्फ घोषित ही नहीं, मतलब उसको उस स्तर पे लाना भी चाहिए। और जो CSC जिसका अभी बागी जो 50,000 की पॉपुलेशन को सुविधा दे सकता है, बागी जो हाल ही में जहाँ मैं बता रही हूँ कि विनोद कंडारी जी गए थे, उसमें पालकोट पट्टी, आपकी भरपूर पट्टी, आपकी खास पट्टी के लोग वहाँ पर इलाज के लिए सबसे निकटतम उनको वो पड़ता है, पर वो वहाँ ना जाके, क्योंकि वो रेफर सेंटर बन गया, वहाँ ना जा करके वो लोग श्रीनगर जाते हैं 70-80 किलोमीटर दूरी पे, या 90 किलोमीटर दूरी पे वो ऋषिकेश आते हैं। अब के खुद का निजी किराया वाहन करके, गाड़ी के महंगे किराया जिसे कहते हैं, गाड़ी में बुकिंग करके आते हैं, कर्ज लेके कैसे करके बेचारे, क्योंकि एम्बुलेंस की भी सुविधा मैं देखती हूँ कि नहीं है। एक पालकोट पट्टी का आपको उदाहरण दूंगी कि एक लड़की जो है जल गई थी, जो वन में आग की चपेट में आकर जो आग लग जाती है, उस आग को बुझाने के लिए वो गई थी, क्योंकि आग जो है बढ़ते बढ़ते उसके घर तक आ गई थी, तो वो उसमें जल गई थी लड़की, और कम से कम 90% उसका बर्न था, और 40% उसका बर्न था, और चाहती थी तो मतलब बच जाती, परंतु रास्ते में कम से कम 5 एम्बुलेंस बदली। एक एम्बुलेंस खराब हुई, फिर दूसरी को आने में 10 मिनट लगा, फिर तीसरी को आने में 15 मिनट लगा, ऐसी फिर चौथी आई, 5-7 मिनट उसने भी लिया होगा। तो वो लड़की तो बेचारी उस एम्बुलेंस के चक्कर में, जो रास्ते में एम्बुलेंस बनी उसी के चक्कर में उसने दम तोड़ दिया। अगर वो सही समय पे अस्पताल पहुंच जाती, पहले वो उस रेफर सेंटर में गई, वहाँ तो बर्न जैसी बहुत बड़ी बात है कि बर्न का इलाज तो वहाँ पे मिलना नामुमकिन ही है। तो जब वो वहाँ ऋषिकेश भी आ रही है, तो अगर आपकी एम्बुलेंस की हालत ठीक होती, वही समय पे पहुँच जाती, तो शायद उसको 40% उसका बर्न था, तो उसको बचाया जा सकता था, परंतु वो नहीं हो पाया। तो ये बहुत सारी कमी है जो स्वास्थ्य मंत्री अगर वाकई देखना चाहते हैं कि हकीकत क्या है और वाकई कुछ करना चाहते हैं, तो इस 1 साल में वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और यदि हम उनको दिखाना चाहें, हम उनको बताना चाहें, तो बजाय वो ये ना सोचे कि हम राजनीति कर रहे हैं, या हमें एक मजबूत विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। और मैं, ये तो कबीर का दोहा भी है कि निंदक नियारे राखिए, उनको तो निंदा करने वाले लोगों को अपने पास रखना चाहिए, कि ताकि उनके नेतृत्व में एक कुशलता आए और उनके नेतृत्व में एक निखार आए, तभी जाके जो है, जो मैं कह रही हूँ कि वो जो ठेकेदार लोगों से जो जुड़ाव है, वो जनता से डायरेक्ट जुड़ाव उनका हो पाएगा, और वो देख पाएंगे कि उनकी पीड़ा क्या है। पहले तो स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम हैं इस प्रदेश में, और जो भी हैं शायद वो कहीं ना कहीं रेफर सेंटर तक ही सीमित रह चुकी हैं। तो सरकार अगर इसमें कदम उठाए, जो मरीज है उसे रेफर सेंटर में भेज के उसे उसके घर में ही सुविधाएं दी जाए, तो कहीं ना कहीं पेशेंट को जो है बेनिफिशियल होगा उसके लिए। हाँ, आप देखिए ना, ये जो डिस्पेंसरी नाम के जो स्वास्थ्य केंद्र आपके गाँव में, जिसे वो आंगनबाड़ी आशा के उसमें चलता है, जो वो आप देख लीजिए, पैरासीटामोल तक की गोलियां भी उसमें उपलब्ध नहीं होती, तो क्या आप गांव में उसको सुविधा दे पा रहे हैं? तो इसमें भी कहीं ना कहीं उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और अच्छा खासा जो एनम है, वो अच्छा खासा सैलरी पैकेज ले रही है, पर गांव में एक बुखार के लिए भी आदमी को जो है ना ऋषिकेश जाना पड़ रहा है, रेफर सेंटर में भी उसका इलाज नहीं है। तो अब हम गांव के अंदर जो सेंटर बना रखे हैं इन्होंने डिस्पेंसरी के नाम से, उसमें क्या ही उम्मीद करें कि इनको मिलेगी। हम आशा करते हैं कि शायद जो 4 साल में नहीं हुआ, उस आने वाले 1 साल में बहुत कुछ तो नहीं हो पाएगा, पर यह है कि जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये ठीक की जा सकती है। बिल्कुल। पुष्पा जी, अब समय हो चला है, एक छोटा सा रैपिड फायर है, तो छोटा सा रैपिड फायर में 2-4 क्वेश्चन है जिनके आपसे बस 1 वर्ड में आंसर चाहूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है कि एक कोई पॉलिटिशियन है जिसको देख के आपने पॉलिटिक्स में आने का सोचा हो, कोई ऐसा, मैं कोई पार्टी विशेष के बारे में बात नहीं, कोई भी एक ऐसा नेता
या कोई भी ऐसी ऐसी हस्ती हो जिसको देखे आप उससे प्रभावित हुए हों और आपने सोचा हो कि अब इन्हीं के अच्छे कदमों पर मुझे चल के पॉलिटिक्स में आना है और जन सेवा करनी है? नहीं, मैं जब तैयारी कर रही थी अपने सर्विसेज की, तो उसमें जब मैंने देखा कि 75 साल के वृद्ध व्यक्ति अन्ना जी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, और उस टाइम हम भी जब नौकरी के लिए अप्लाई करते थे तो हम भी करप्शन को डायरेक्ट झेल रहे थे। तो समझ में आया कि जो ये 75 साल का वृद्ध व्यक्ति भूख हड़ताल पे बैठा है और भ्रष्टाचार की बात कर रहा है रामलीला मैदान से, तो कहीं ना कहीं ये हमारे हित की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो मुझे एक झकझोरने वाली जो राजनीति में पहला कदम जो मैंने रखा एक आंदोलन के रूप में, अन्ना जी से प्रभावित होकर रखा। और उसके बाद एक संतोष कोहली थी, वो इतनी पॉपुलर तो नहीं है कि आप और सब जान पाए, पर दिल्ली की मलिन बस्तियों में रहने वाली संतोष कोहली, जिसने राशन माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अरविंद केजरीवाल जी की परिवर्तन एनजीओ में वो काम करती थी। तो उन्होंने, क्योंकि सीमापुरी के बगल की ही विधानसभा शादरा में मैं भी रहती थी, तो उन्होंने मेरी खोज की, वहाँ से मुझे ढूंढा और मुझे बोला कि आप भी इसकी परिवर्तन की सदस्य बने, और हम इस तरीके से आरटीआई के ऊपर काम कर रहे हैं और हम लोगों को जागरूक करते हैं और राशन माफियाओं के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते हैं। तो मैंने देखा कि राशन पे इतना अच्छा काम हुआ कि जब आरटीआई लगाई गई और जो राशन माफिया कहते थे कि मतलब जैसे राधा देवी के नाम पे राशन तो आ रहा है पर उसके घर पे नहीं जाता था, तो जब ये सारी चीज़ें हमने उजागर करने आरटीआई के माध्यम से उजागर करी, तो 5000 लोगों को राशन जो कागज़ों में तो था परंतु उनको मिल नहीं रहा था, वो ब्लैक होता था। तो ये राशन माफियाओं के गिरफ्त में जो दिल्ली थी, उससे कहीं ना कहीं छुड़ाने का काम संतोष कोहली के नेतृत्व में हमने किया। तो उसने मुझे बहुत इंस्पायर्ड किया और मैंने देखा कि उसको राशन माफियाओं ने उसके ब्लेड पे जो है ब्लेड से उसका मुंह काट दिया था, और वो मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगा कि मतलब बिना डरे भी हम महिला होके भी हम माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। तो मेरी इंस्पिरेशन संतोष कोहली रही अन्ना जी के बाद। ठीक है मैम, अकॉर्डिंग टू यू महिला सशक्तिकरण, आपके अनुसार अगर देखें तो महिला सशक्तिकरण क्या है? महिला सशक्तिकरण मुझे लगता है कि आज़ादी से अपनी बात को बोलना और अपने पैरों पर खड़ा होना और खुद से ही अपने डिसीज़न लेना और अपने शर्तों पे, जो शर्त उसकी खुद की है उस शर्तों पे जीना और अपने आसपास के माहौल को ठीक रखना, मुझे लगता है यही एक महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। और अपने खुद के डिसीज़न लेना, चाहे वो डिसीज़न कई बार हो सकते हैं कि आपके वो डिसीज़न कई बार फ्लॉप भी हो सकते हैं, परंतु फिर खुद के उन डिसीज़नों से फिर गिर के खड़ा होना, मुझे लगता है कि ये महिला सशक्तिकरण है। ठीक है, वन वर्ड जो आपके पॉलिटिकल स्टाइल को डिस्क्राइब करता हो। सॉरी, मैं समझी नहीं। एक ऐसा शब्द जो आपको लगे कि हाँ ये मेरा परिचय है, अगर मैं किसी पॉलिटिक्स में हूँ तो जैसे एकदम निर्भीक कोई आदमी होता है जो अपनी बात को बोलता है या बाकी से कुछ भी चाहे बोलता है, तो एक ऐसा शब्द जो आप बोल सकें कि हाँ ये मेरा स्टाइल है। महिलाओं का साथ होना ही मेरा परिचय है। और मैंने ये अपने इस चुनाव में देखा कि मेरी जो महिलाएं थी जिनके लिए मैंने पानी के लिए आंदोलन किया था, उन महिलाओं ने मेरे लिए इतना प्रचार किया, और उनको तो ना मैंने पैसे दिए ना मैंने उनको शराब पिलाई, क्योंकि अभी इतना हमारा वो सशक्तिकरण नहीं हुआ है या इतने आगे मॉडर्न हमारी महिलाएं नहीं हुई हैं कि वो शराब पी के वोट देती हैं। तो उन लोगों ने इस बात को समझा और मुझे लगता है कि महिलाएं मेरी पहचान के रूप में बनी, और उन्होंने आदमियों को और युवाओं को भी मजबूर कर दिया कि पुष्पा रावत को हमें आगे लेके आना है। तो मैंने देखा कि महिलाओं की आंखों में जो चमक मैं अपने लिए देखती हूँ, वो चमक ही मेरी पहचान है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आप अपने पॉलिटिकल करियर को कैसा देखते हो? एक मैराथन की तरह लंबी रेस या एक स्प्रिंट की तरह छोटी रेस? देखिए, मैं अपनी पॉलिटिक्स को एक सेवा के रूप में देखती हूँ, और इसको रेस में तो फिर बड़ा हौच पौच हो जाएगा। रेस में तो फिर मुझे ये रहेगा कि मुझे किसी भी तरीके से आगे बढ़ना है, फिर चाहे कुछ भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े या कुछ भी दबना पड़े, तो वो सारी चीज़ें आदमी रेस जीतने के लिए करता है, पर मैं दिल जीतने में विश्वास करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों का दिल जीतूँ। और शायद आप इस जो आपका कैंपेन इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी हुई है, आपने काफ़ी लोगों के दिल जीते भी हैं। हाँ, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो इसी के साथ
ये जो पॉडकास्ट था इसको यहाँ पे करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और अपना कीमती समय हमें जी जी धन्यवाद। तो ये थी पुष्पा रावत जी जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। आखिरी समय में मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें और दूसरों को इसके लिए प्रेरित करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।